सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 6 जुलाई को। तो हर साल 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को ये बताना कि गाँव का विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट दुनिया के विकास के लिए कितना जरूरी है और सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी भूमिका है। 6 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 6 जुलाई 1979 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी, इसलिए इसी तारीख को चुना गया है। इसी की याद में हर साल हम 6 जुलाई को ये दिन मनाते हैं। और आपको बता दूं कब से मना रहे हैं, तो 6 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका प्रस्ताव बांग्लादेश ने रखा था और पहली बार इसको 2025 में मनाया गया था। तो इस बार आप देखोगे ये हम दूसरी बार बना रहे हैं विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में। 6 जुलाई आंसर होगा। आप पूछोगे इस बार की थीम क्या है, तो रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट यानी कि ग्रामीण सशक्तिकरण वैश्विक प्रभाव, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब देख लेते हैं जुलाई में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे और अभी 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को। ठीक है, तो ये अभी तक जुलाई के दिवस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि I2C प्रोजेक्ट किन 3 देशों को जोड़ने वाला सबमरीन केबल सिस्टम है। तो आंसर होगा इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। तो I2C ये है क्या? इसका मतलब हो गया इंडिया साउथ ईस्ट एशिया। ये एक नई समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल है जो भारत, सिंगापुर और मलेशिया को जोड़ेगी। इस परियोजना में माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन और लाइट स्टॉर्म कंपनियां शामिल है। इस केबल को बनाने का काम NEC कॉरपोरेशन करेगी। अच्छा, पनडुब्बी केबल सबमरीन केबल का क्या मतलब हो गया? तो ये समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसी के माध्यम से इंटरनेट, वीडियो कॉल, क्लाउड सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय डेटा एक देश से दूसरे देश तक बहुत तेजी से पहुंचता है। दुनिया का अधिकांश जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो इन्हीं केबलों से गुजरता है। अब ये जो केबल बिछाएंगे, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 3600 किलोमीटर ये लंबी होगी। ये सिंगापुर से शुरू होकर भारत के मछलीपट्टनम तक जाएगी और भारत में इसका जो दूसरा लैंडिंग पॉइंट होगा वो चेन्नई में होगा। तो इससे भारत के पास 2 समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन होंगे, जिससे नेटवर्क और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगा। अच्छा, भारत को इसका क्या फायदा मिलेगा? तो भारत में इंटरनेट की स्पीड और क्षमता बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, कंपनियों को तेज और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर मिलेगा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था कि I2C प्रोजेक्ट किन 3 देशों को जोड़ने वाला एक सबमरीन केबल सिस्टम है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, और वो 3 देश कौन कौन से हैं, इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट हो गया। तो सही उत्तर होगा गूगल इंडिया। तो अभी भारत के पर्यटन मंत्रालय ने, अच्छा हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो अभी भारत के पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ एक समझौता किया है ताकि भारत के पर्यटन स्थलों का इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर बेहतर प्रचार किया जा सके। क्यों, क्या उद्देश्य है? तो भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा विदेशी और भारतीय पर्यटकों को भारत घूमने के लिए आकर्षित करना, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को और मजबूत बनाना। इसमें गूगल इंडिया क्या मदद करेगा? तो दुनिया भर के लोगों की यात्रा से जुड़ी पसंद और ट्रेंड, मतलब कौन सी जगह है लोग ज़्यादा खोज रहे हैं, उसकी जानकारी ये लोगों तक पहुंचाएगा। ये बताएगा कि लोग इंटरनेट पर किन पर्यटन स्थलों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं और इस जानकारी के आधार पर पर्यटन मंत्रालय बेहतर प्रचार अभियान बना सकेगा। अच्छा, भारत सरकार का इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है वो क्या है? तो इनक्रेडिबल इंडिया भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक प्रमुख पर्यटन प्रचार अभियान है जिसका उद्देश्य है भारत की कल्चर, हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म डेस्टिनेशन को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना। ये लॉन्च हुआ था
सन 2002 में। ठीक है, टूरिज्म मंत्रालय की हमने बात कर ली, मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब गूगल की हम एक बार बात कर लेते। गूगल जिसकी स्थापना होती 1998 में, फाउंडर रहे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका, सीईओ सुंदर पिचई है, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। आपको याद है भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया था गूगल ने। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम है अनंत कहां पर खुला, बेंगलुरु। 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरनवुड को लॉन्च किया गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया, हैदराबाद। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना, मुंबई और विशाखापट्टनम। और इसी प्रकार से एक केबल गूगल भी बिछा रहा है जिसका नाम है ब्लू रेमन सबसी केबल सिस्टम। गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहां पर रखी गई, विशाखापट्टनम। और गूगल के डिबग प्रोग्राम का संबंध किससे है, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने से। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी 77वां वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 जुलाई तक। तो वन महोत्सव इसका मतलब हो गया पेड़ लगाने का त्योहार, आप समझो। भारत में इसे हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे KM मुंशी, उन्होंने वृक्षारोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की थी। और इस साल ये 77वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है जिसका मुख्य विषय है यानी कि थीम है एक पेड़ माँ के नाम। तो इस पहल के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। तो इसी के तहत अभी अलग अलग राज्यों में भी पेड़ लगाने की मुहिमें चल रही हैं। जैसे मणिपुर में एक अभियान शुरू किया गया जिसमें 15 लाख पौधे लगाएंगे। उड़ीसा में एक विशेष वृक्षारोपण अभियान चल रहा है जिसमें ये 50 लाख पौधे लगाएंगे। असम और दिल्ली यहाँ पे भी बड़े स्तर पर पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है, लाखों पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा महोत्सव है भैया, वन महोत्सव है। इस बार हम 77वां वन महोत्सव मना रहे हैं, 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत के उप सेना प्रमुख के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण कर लिया है, कौन बन गए हमारे वाइस चीफ, आर्मी के वाइस चीफ कौन बन गए, तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ये भारतीय सेना के अभी 50वें उप प्रमुख वाइस चीफ बन गए हैं। यहां पर आप पूछोगे उन्होंने किनका स्थान लिया, तो आंसर होगा धीरज सेठ। अब आप पूछोगे धीरज सेठ ये तो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही इसके वाइस चीफ बने थे। तो हाँ बने थे, मुश्किल से 2-3 महीने ये इस पद पर रहे होंगे, लेकिन अभी 1 जुलाई से हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी के वाइस चीफ बन गए हैं अब संदीप जैन। ये हमारा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब धीरज सेठ का जो कार्यकाल था वो 2-3 महीने तक ही रहा था। ठीक है, तो अब नए वाले का नाम याद रखेंगे संदीप जैन। मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूं, जैसे हमारे आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। नेवल चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन, ये भी अभी नए बने थे 1 जून से ही। एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। अब जो वाइस चीफ की हम बात कर रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी में हमने देखा संदीप जैन बन गए अभी 1 जुलाई से। और भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन है, अजय कोचर है, ये भी अभी मई से बने थे। और इंडियन एयरफोर्स के भी वाइस चीफ नागेश कपूर बने, नहीं नागेश कपूर तो पुराने हैं, अब नए बन गए 1 जुलाई से, आशुतोष दीक्षित का नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। एक तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के तो अभी 1 जुलाई से नए बन गए, इनका नाम जरूर ध्यान में रखना। वैसे आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। अच्छा, अभी हमारे नए तीसरे CDS भी बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन, NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो तीसरे नंबर के CDS का नाम भी याद रखना, NS राजा सुब्रमणी। इन्होंने अनिल चौहान को रिप्लेस किया था। और हमारे पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी, जिनका आपको याद होगा हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे ICC मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए, तो सही उत्तर होगा ईशान किशन। तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहली बार ICC की T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज ये बन गए हैं। इससे पहले नंबर 1 पोजीशन पे भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा थे, वे लगभग 1 साल तक नंबर 1 रहे, लेकिन अभी ईशान किशन उनसे मात्र 7 रेटिंग पॉइंट आगे निकल गए और पहले स्थान पे आ गए।
अभी जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ था, उसमें ईशान किशन ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। 317 रन उसमें उन्होंने बताए थे और उस कारण से इनकी रैंकिंग यहाँ पर बढ़ी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, ये भी पहली बार आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन ये भारतीय हैं, ईशान किशन, तो इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है ईशान किशन, पहली बार आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में ये दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। ठीक है, तो ईशान किशन का नाम याद रखेंगे। आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई। सीईओ अभी कौन है? संजोग गुप्ता हैं। इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन जय शाह हैं। ठीक है, तो आईसीसी से ये बातें भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने FCRA 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। यहाँ पे FCRA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। जानते हैं इसके बारे में। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में 2 नई डिजिटल सेवाओं को भी शुरू किया। एक है FCRA 2.0 पोर्टल और दूसरी है EOCI कार्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक OCI कार्ड। और इन दोनों को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं को तेज, आसान और पूरी तरह ऑनलाइन बनाना। एक एक करके अगर बात करें, FCRA 2.0 पोर्टल क्या है? यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब एक ऐसा कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था, चाहे वो एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या कुछ भी, तो विदेशों से जो पैसा आ रहा है दान के रूप में, तो इस कानून के तहत उस दान को वो ये ले सकती हैं और ये उसका उपयोग कैसे करेगी। तो ये कानून इसके बारे में बात करता है। पहले समस्या क्या आती थी? पहले आवेदन करने में समय लगता था। किस चीज़ का आवेदन? अगर कोई भी विदेश से पैसा आपको लेना है दान के रूप में, तो ऐसे थोड़ी ना उठा करके ले लिया। लाखों रुपए होता है, कोई 10-5 रुपए तो होते नहीं, करोड़ों रुपए होते हैं। ठीक है, तो दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों के लिए प्रोसीजर होता है। तो आवेदन करने में समय लगता था, जिसमें भी कई काम ऑफलाइन या बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरते थे। दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, कई तरह के उसमें परेशानी होती थी। लेकिन अब ये FCRA 2.0 पोर्टल आने के बाद लगभग सभी काम ऑनलाइन हो जाएगा। सभी काम, जैसे कि कोई भी नया रजिस्ट्रेशन कराना हो ऑनलाइन करा लो, लाइसेंस का रिन्यूअल कराना हो तो ऑनलाइन हो जाएगा, वार्षिक रिपोर्ट जमा करानी हो या कोई भी जरूरी सेवाएं, सब कुछ एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। इससे फायदा क्या होगा? इससे समय बचेगा, कागजी काम कम होंगे, प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होगी और गलत तरीके से विदेशी फंड का उपयोग करने वालों पर सरकार आसानी से नज़र रख पाएगी। सरकार क्या कर रही है? नज़र ही तो रख रही है हर चीज़ से। ठीक है, तो ये तो FCRA पोर्टल की हमने बात कर ली है। दूसरा जो है EOCI कार्ड, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो ये उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका मूल संबंध भारत से रहा हो, जैसे उनके माता पिता या उनके दादा दादी वो भारतीय रहे हो, लेकिन अब वे लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जब भी भारत आएंगे तो कुछ स्पेशल उनको सुविधाएं दी जाती। तो याद रखना, OCI ये कोई भारतीय नागरिकता नहीं है, बल्कि भारत में लंबे समय तक रहने या आने जाने और कुछ विशेष सुविधाओं का अधिकार उनको दिया जाता है। तो उस तरह का ये एक कार्ड होता है। ये कार्ड अगर आपके पास है तो कुछ स्पेशल सुविधाएं, फैसिलिटीज आपको मिलेगी, और वो भी किन लोगों को? जिनका मूल संबंध कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ा हुआ हो, भारत से उनका संबंध रहा हो। अब जो ये EOCI कार्ड लेकर के आ रहे हैं, उसमें नया क्या है? तो अब जो पूरी तरह से जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको आवेदन करना है ये कार्ड लेने के लिए, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे। आप आवेदन की जो भी स्थिति है वो ऑनलाइन देख पाओगे, और मंजूरी अगर आपको मिल जाती है तो डिजिटल OCI कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाओगे। मतलब सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को अभी लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में। दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी किस राज्य सरकार ने 2026 से 2036 तक के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो अभी 1 जुलाई 2026 को उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन शुरू करने को मंजूरी दे दी है। डीप सी फिशिंग का मतलब क्या है? मतलब समुद्र के किनारे, मतलब तट से बहुत दूर गहरे समुद्र में जाकर आपको मछली पकड़ना है। तो ये जो मिशन है कितने समय तक चलेगा? 10 सालों तक चलेगा। इसमें कितना खर्च होगा? लगभग 2295 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसमें सरकार चाहती है जो मछुआरे हैं, जो लोग हैं, वो गहरे समुद्र में आधुनिक तरीके से मछली पकड़े। इससे मछली उत्पादन बढ़ेगा, मछली का विदेशों में निर्यात बढ़ेगा, तटीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 2036 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर साल 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त समुद्री मछली का उत्पादन हो, 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, हर साल लगभग 50,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात हो, सी फूड, उसको एक्सपोर्ट करने का इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो इसको शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो ये रहा मैप में उड़ीसा। ये आप देखोगे तो ये चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील जो ये है। और रामसर साइट, जो पहली रामसर साइट बनी थी, उसमें एक ये भी है चिल्का झील। बाकी कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, यहीं पर है। क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पे, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे, जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा उत्सव हो गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव है, छऊ महोत्सव है, बोईता वंदना महोत्सव है। शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु जात्रा उत्सव हो गया। ठीक है, तो ये तो उड़ीसा से कुछ स्टैटिक हो गए। कुछ करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाएं तो आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, जबकि पहला वाला मिलेगा नवी मुंबई में। उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन हुआ था। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन के दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की। नीति आयोग के दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर उड़ीसा रहा। ब्लैक स्वान समिट 2026 भुवनेश्वर में हुआ, जबकि पहली बार हुआ था ये भारत में। और पंचू डोला उत्सव मनाया गया यहाँ पे। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। और स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये अभी हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, इसमें टॉप पे हरियाणा रहा। और 23वां वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप ये 2028 में होंगे, यहीं पर कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में ही पहली बार ये होगा भारत में, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बने सुदर्शन पटनायक, ये प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार हैं, सैंड आर्टिस्ट है, उड़ीसा से हैं। और भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये भी हुई थी अभी कलिंगा स्टेडियम में ही। भारत कोल गैसिफिकेशन और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू करेंगे? उड़ीसा के लखनपुर में। और ये इसके बाद हमने पढ़ भी लिया है कि मोदी जी ने अभी लखनपुर में ही इसकी आधारशिला रख दी है। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ये भी अभी शुरू हुई थी उड़ीसा में ही। तो ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके अभी लेटेस्ट बनेंगे उड़ीसा से 2026 के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर होगा गुजरात। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन्होंने गांधीनगर में राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया। दोनों अभियानों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं तो नमो स्वच्छता अभियान की पहले बात करें तो ये कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। मतलब गुजरात में समझो लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में इसको चलाया जाएगा। क्या होगा? अस्पतालों को साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना इस अभियान का उद्देश्य है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जो दूसरा अभियान है अमृतपान अभियान, इसका उद्देश्य है माताओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना। क्या होगा इस अभियान में? तो इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जन्म के बाद बच्चों को सही से पोषण, सही से देखभाल कैसे मिले। माताओं को शिशु के पोषण, विशेषकर जन्म के बाद उचित स्तनपान और देखभाल के बारे में जानकारी दी जाए। सरकार का लक्ष्य है हर बच्चे को जन्म से ही सही पोषण और अच्छी देखभाल मिले, ताकि वह स्वस्थ तरीके से बड़ा हो। ठीक है, तो इन दोनों अभियानों का ये उद्देश्य है। गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा।
और नृत्य में बात करेंगे, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, बंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। उसके अलावा सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतेवाड़ा बांध है। बाकी अगर कुछ और प्रश्न यहाँ से रिवाइज करोगे गुजरात से, तो आपको याद है लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात ने शुरू की थी। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना, पहला उत्तराखंड है। माधवपुर घेड़ मेला यहाँ मनाया गया। गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक बच्चा पैदा हुआ था, जंप स्टार्ट तकनीक से, वो भी। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में AI पर रोक लगा दी। और नारित AI एक स्मार्ट कंप्यूटर AI टूल है जिसे गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया। गुजरात के कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, इस पर यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो, ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। और सरकार ने गुजरात के वडीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी। एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम ये गुजरात ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो गुजरात से ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो भैया, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। बाकी डेली अपनी क्लास की फुल PDF आपको मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको कराई जाती है, कहाँ पर अपनी क्रैक के एग्जाम एप्लीकेशन में ही, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मिथेनॉल सप्लाई एग्रीमेंट किस देश की कंपनी के साथ किया, तो आंसर होगा जापान। फिर पूछा अभी किस देश में स्थित वेर्रा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी ने LSST मिशन के तहत ब्रह्मांड का नक्शा बनाने वाली योजना शुरू की, तो आंसर होगा चिली। फिर पूछा कि हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है इसके ATS 4.0 के अनुसार सबसे ज़्यादा नई प्रजातियां किस राज्य में दर्ज की गई, तो आंसर होगा केरल। फिर पूछा पश्चिम बंगाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेष पहल शुरू की, तो आंसर होगा दुर्गा स्क्वाड। फिर पूछा था पैरालंपियन होकाटो होटोजे पुरुषों की शॉट पुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, इनका संबंध किससे है, तो आंसर होगा नागालैंड से। और जल भरा संदेश किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है जिसे GI टैग मिला, तो ये पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अभी 23 उत्पादों को GI टैग मिला है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आंसर होगा। और इसके भी 23 उत्पादों को GI टैग मिला है। बाकी फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अभी ये जुलाई के पहले शनिवार को होता है, तो 4 जुलाई को हमने मनाया। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन अभी किसने किया, एसोचैम ने किया है। और अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ अभी मनाई 4 जुलाई को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत के राष्ट्रपति ने संताली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा झारखंड। ठीक है, तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।